नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस देश के एक अनोखे सांसद के बारे में, जिसको इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भविष्य में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है। अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे या ना बनेंगे, यह उनके नसीब और देश के जनता के ऊपर है। लेकिन दरअसल मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी जिस तरीके का कर रहे हैं, जिस तरीके का वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ऐसा दिखने का कोशिश कर रहे हैं कि वह जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही किसी बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। राहुल गांधी को उनके पार्टी के लोग ही इस तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा है जिस तरीके से एक मंदबुद्धि व्यक्ति का आचरण होता है। नहीं तो कोई व्यक्ति जो 20 वर्षों से किसी देश का लगातार सांसद चुने जा रहा हो, उस व्यक्ति का समझ बुझ इस तरीके का नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है, वो राहुल गांधी के उन सभी क्रियाकलापों को देखें, उनके भाषणों को सुने, उनके भाषण में जो वो शब्द को उठाते हैं, उनके शब्दों को सुने और फिर विचार करें कि क्या यह व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लायक है। जी हाँ, दरअसल मैं इनके ही कुछ क्रियाकलापों और कुछ बयानों के ऊपर बात करूंगा, तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह व्यक्ति जिस तरीके से अपने आप को दिखाने का कोशिश कर रहा है, इससे इनका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये अपने ही सलाहकार मंडली के साजिश का शिकार हो गया है, जो इनको स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, तो इनसे इस तरीके के कामों को करने के लिए कहते हैं, जिससे इनका जो राजनीतिक स्टेचर है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है। दरअसल अभी इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया है। महिलाओं के उन मांगों को पूरा किया है जो कई एक दशकों से था। महिलाओं के सम्मान में उनके प्रति उनके लिए समर्पित एक नया अधिनियम बनाया गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो देश के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसको कराने में आज तक सारी सरकारें विफल रही, उसको नरेंद्र मोदी ने बड़े ही आसानी से करवा लिया है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करने के लिए महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन देश भर में जगह जगह कर रही है। लेकिन उसी महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, तो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी, जो कि इस देश के 20 वर्षों से सांसद है, लेकिन उनके 20 वर्षों की सांसदी का क्या अनुभव है, उनको कितना वह समझ पाए इस देश के राजनीति को, इस देश के लोगों को, इस देश के सभ्यता और संस्कृति को, उनका पोल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुल गया। इस तरीके से वह लगातार इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा करते हैं भारत जोड़ो, नारा देते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन किस तरीके से अपने ये मोहब्बत का दुकानदार भारत को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ पाने की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का जो मानसिक दिवालियापन हुआ है, उसी का कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी इस रास्ते पर उतर गए कि किसी तरीके से इस देश में रहने वाले लोगों के बीच में इतनी वैमनस्य भर दिया जाए कि इस देश का लोग आपस में विद्रोह कर ले। ये जो राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक समझ और षड्यंत्र है, यह इस देश में विद्रोह कराने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए। जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज, और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा, इनका जो यह सवाल है, ये लगातार कई दिनों से पूछ रहा है। इनके सवाल का अर्थ समझिए।
ये कह रहे हैं कि इस देश को जो लोग चलाता है, ये 20 साल से सांसद है इस देश का, इनको ये नहीं पता कि इस देश को चलाता कौन है। इनके तर्कों को और समझा जाए तो ये कह रहे हैं कि इस देश का संसद नहीं, सरकार नहीं, सरकारी ऑफिसर चलाते हैं। क्या इस तरीके का बयान कोई ऐसा सांसद दे सकता है जो 20 वर्षों से सांसद रहा हो, जो इस देश के सत्ता और सिस्टम का हिस्सा रहा हो? दरअसल यह राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस देश के ओबीसी समाज को भड़काया जाए, जिससे ओबीसी समाज विद्रोह कर दे इस देश में। जबकि इनके सवाल का जवाब खुद लोकसभा में गृह मंत्री जी ने दिया था कि आओ, आपको अगर ओबीसी के ऊपर सवाल करना है तो मैं जवाब देता हूं और सुनो मेरे बात को। उस समय ये राहुल गांधी लोकसभा में से बाहर चले गए थे, अमित शाह के बातों को सुना नहीं था और अपना एजेंडा फिर से यही चला रहे हैं। इनका पूरा प्रयास है कि देश में जो ओबीसी समाज है किसी भी तरीके से विद्रोह कर दे, और इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ये ओबीसी के प्रति कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान है, अगर इन ओबीसी का ख्याल इतना ही आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को है, तो फिर इस देश में 50-55 सालों तक एक छत्र राज किया है कांग्रेस ने। क्यों उस ओबीसी के लिए ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया था? वो भी गठन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उनको संवैधानिक मान्यता दिलवाया है ओबीसी आयोग को। और यह उस व्यक्ति के लिए कह रहा है कि ये ओबीसी क्यों है, 3 सेक्रेटरी, सिर्फ 3 ओबीसी क्यों है? इनका जो ये षड्यंत्र है वो बहुत ही खतरनाक है। आगे सुनिए क्या कहते हैं। यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज देश के कितने बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। यह किस तरीके का मूर्खतापूर्ण सवाल है। क्या अब इस देश में इस बात पे भी चर्चा होगा कि कौन से विभाग को कितने % जाति के लोग संभाल रहे हैं? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जब इनका परनाना प्रधानमंत्री बना इस देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब से लेके 2014 तक इतने ओबीसी समाज के या दलित समाज के या आदिवासी समाज के लोग इस देश के बजट को कितने % संभाला है, इनको बताना चाहिए। आगे सुनिए। अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। ये कह रहे हैं कि लोकसभा में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, उससे देश का क्या लेना देना है? किस तरीके का मूर्खतापूर्ण बयान है। क्या इस देश का बजट या इस देश में कोई भी ऐसा कानून जो बनता है उसको कौन बनाता है? इस देश का संसद बनाता है। और संसद में कौन लोग होते हैं? इस देश के 140 करोड़ आम नागरिकों के द्वारा चुना गया उनका प्रतिनिधि होता है। और जब उसमें ओबीसी समाज का भागीदारी 27% है वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो उनका कोई मतलब नहीं हुआ। क्या इस देश में बिना संसद, बिना लोकसभा प्रतिनिधि के आदेश से, बिना उनके सहमति से क्या कोई सरकारी अफसर, क्या कोई सेक्रेटरी कोई कानून बना सकता है? क्या बजट बना सकता है? क्या सरकारी अफसर काम करता है, लेकिन वो किनके एडवाइस पे करता है? सरकार के सलाह पे। सरकार के में जो लोग हैं
वो जिस तरीके का काम करना चाहते हैं उनके साथ सिर्फ सहायता करते हैं ये अधिकारी, और ये कह रहे हैं कि लोकसभा में अगर उनका प्रतिनिधित्व है तो उससे क्या फायदा। यानी कि किसी भी तरीके से इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि इस देश में विद्रोह हो जाए, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, दलित के नाम पे, आदिवासी के नाम पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। आगे सुनिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को। अब ये क्या कह रहे हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जब तक कोई बात पूरा नहीं होता, जब तक ये हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं को नीचा ना दिखा दे, ये किस तरीके का बेवकूफ मूर्खतापूर्ण बयान है, बेवकूफी भरा बयान है कि लोकसभा में जो सांसद है वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस मूर्ख से कोई पूछे कि ये कौन करता है, फिर तुम 20 सालों से लोकसभा में किस लिए बैठे हो। दरअसल जिस तरीके का निकम्मापन इनके अंदर है, जिस तरीके से 20 सालों से इस देश के लोगों के टैक्स पेयर के पैसों पे ऐश मौज कर रहे हैं, देश से लेके विदेश तक में हराम का यात्रा करते हैं, खाना खाते हैं, अपनी सारी सुख सुविधाओं को भोगते हैं, और संसद में कोई काम नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही कहा कि संसद में काम ये नहीं करते, या अपना अनुभव बता रहे हैं। क्योंकि 5 सालों में अगर संसद में के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ना ही राहुल गांधी और ना ही इसकी मम्मी कोई भी एक अच्छा सवाल सरकार से नहीं पूछा है, किसी भी सीरियस मैटर में भाग नहीं लिया है। इन लोगों का अटेंडेंस देश में जितने भी सांसद है उन सबसे कम है। और सबसे बेवकूफी भरा बयान है कि ये कह रहे हैं कि संसद में जितने सांसद है वो कोई काम नहीं करते हैं, उनको पावर ही नहीं है। तो फिर तुम संसद में हो किस लिए, इस्तीफा दे दो भाई। कौन करता है काम? क्या बेगर ये तो इस देश का मूर्ख जाहिल आदमी भी समझता है कि इस देश में जितने भी कानून बनता है, जितना भी नियम बनता है, वो सब इस देश के संसद में बैठने वाले प्रतिनिधि बनाते हैं। और ये कह रहे हैं कि कोई संसद नहीं बनाता है, कोई कानून कोई नियम संसद नहीं बनाता है, तो फिर कौन बनाता है? क्या कोई सरकारी अफसर बनाता है? क्या यह संभव है? इस तरीके के व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो समझिए इस देश का क्या होगा। आगे सुनिए। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि इस देश के ओबीसी युवाओं को सोचना है कि उनको इस देश को चलाने में हिस्सेदारी चाहिए या नहीं चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह होता है कि राहुल गांधी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि मैं ऐलान करता हूं कि अगर अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और तथाकथित सनातन विरोधी इंडिया अलायंस को अगर समर्थन मिलता है
बहुमत मिलता है तो हमारा पीएम पद का जो उम्मीदवार होगा वो ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति होगा, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि ये तो दत्तात्रेय कौन ब्राह्मण है। अब भला ब्राह्मण इस देश में कैसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि मोदी सरकार को जातिगत जनगणना का जो डाटा है उसको सर्वे नहीं करना चाहिए, जो मैंने करवाया था, तो इनको अपने अम्मा से पूछना चाहिए, इनको उस मोहन सिंह से पूछना चाहिए कि जब तुमने 2011 में जातिगत जनगणना करवा लिए थे, उनका रिपोर्ट आ गया था, तो 2014 तक क्या कम्बल ओढ़ के घी पी रहे थे या उस जातिगत जनगणना के डाटा को चाट चाट कर पेट भर रहे थे? क्यों नहीं जारी किए भाई? क्या कारण था? क्या डर था कि तुमने उस जातिगत जनगणना को नहीं जारी किए हो और अब मोदी सरकार उसे क्यों जारी करे? दरअसल इन्होंने जातिगत जनगणना के जरिए इस देश के लोगों को, खास करके हिंदू समाज को तोड़ने का इतना घिनौना प्रयास किया, जिसके वजह से ना ही इनके अम्मा जो कि सुपर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उनके अंदर हिम्मत पड़ा कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी करे, और ना ही कोई दूसरा सरकार उसको करेगा, क्योंकि इस देश में जो आखिरी जातिगत जनगणना था उसके हिसाब से 4000 के लमसम जातियां थी, लेकिन इनके अम्मा ने जो जातिगत जनगणना 2011 में करवाया उसके हिसाब से 40 लाख जातियां हैं इस देश में। समझिए, कहां 4000 और कहां 40 लाख। ये इनका षड्यंत्र है जातिगत जनगणना के पीछे। और जिस जातिगत जनगणना का गाना गा रहा है, इनके इस सरकार अभी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत का, उस कर्नाटक सरकार ने भी 2013 से लेकर 2015 तक जातिगत जनगणना करवाया था, उसका रिपोर्ट भी 15 में आ गया था। 2018 तक उनकी सरकार थी कर्नाटक में, क्यों नहीं जारी किया भाई? अभी तक वो उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया, जबकि अभी भी इसी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सरकार है कर्नाटक में, लेकिन जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा है। क्या डर है? पहले अपने मुख्यमंत्रियों से तो जारी करवा लो कि कर्नाटक में कितना ओबीसी समाज है। दरअसल राहुल गांधी का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस देश में लोग विद्रोह कर दे। बस इनका आखिरी इच्छा यही बचा हुआ है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि मैं किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ सकता हूं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब इनका एक ही उम्मीद है कि किसी भी तरीके से इस देश का जनता विद्रोह करे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जातीय आधार पे विद्रोह हो, चाहे धार्मिक आधार पे विद्रोह हो, लेकिन किसी भी तरीके से विद्रोह हो जिससे मुझे इस देश में सत्ता में आने में सहायता मिले। इनके षड्यंत्र को इस देश के लोगों को समझना चाहिए, खास करके युवा वर्ग के लोगों को, कि इस तरीके का जो 20 सालों से इस देश का सांसद है, उसको ना तो देश के संविधान की ज्ञान है, ना संसदीय सिस्टम का ज्ञान है, और ना ही इस देश के समाज, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान है। और फिर भी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इस देश में एक बहुत बड़ा संख्या है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, जो मेरे हिसाब से किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के लायक नहीं है, ये प्रधान के लायक भी ये व्यक्ति नहीं है। अगर इसे किसी ग्राम पंचायत का प्रधान बना दिया गया, उस ग्राम पंचायत में भी इस तरीके का विनाशकारी उथल पुथल होगा जो संभालने से नहीं संभलेगा। देश तो बहुत दूर की बात है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।